Welcome back to Vigyan Talkies. We are discussing the ICMR JRF 2019 Life Science question paper. First 25 questions हम already discuss कर चुके हैं. Now this video contains question number 26 to 50 question, right? So the first question is, question number 26 is, in testing significance of hypothesis, type 1 error has always more serious repercussions than type 2 error. Type 2 error has always more serious repercussions than type 1 error. Relative seriousness of the two errors depends upon the situation being handled, and the two errors induce no effect whatsoever on the conclusion drawn. तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि टाइप 1 और टाइप 2 एरर है क्या. टाइप 1 और टाइप 2 एरर क्या है. सबसे पहले हम एक हाइपोथेसिस देते हैं, ठीक है, कि कुछ भी हमने अपना एक रिसर्च का कुछ भी एक हाइपोथेसिस हमने लिया, ठीक है. तो अगर वो कहते हैं कि जो हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो सही प्रूव हो रहा है, लेकिन हमने उसको सही होने के बावजूद भी, नल हाइपोथेसिस को सही होने के बावजूद भी अगर हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो दिस इज़ कॉल्ड एज द टाइप 1 एरर, यानी कि फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है. और अगर हम नल हाइपोथेसिस को सही होने के बाद फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, तो यानी कि उस रिजल्ट को हम ट्रू नेगेटिव कहेंगे. और दूसरी तरफ अगर नल हाइपोथेसिस हमारा गलत है, फिर भी नल हाइपोथेसिस हमारा गलत है और फिर भी हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो वो टाइप 2 एरर कहलाएगा. और गलत को ही अगर हम गलत बोल देते हैं, नल हाइपोथेसिस हमारा गलत है और हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो यानी कि हमारा जो आउटकम है वो सही आएगा, करेक्ट आउटकम आएगा. यानी कि इफ़ नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स एंड यू आर रिजेक्टिंग इट, योर आउटकम इज करेक्ट. Similarly, if your null hypothesis is true and you are failed to reject it, it means you are accepting it, right? So your outcome is true. But if you are rejecting it in this case, then type 1, and in this case it is called as a type 2 error. अब वो ये पूछ रहे हैं कि repercussions जो हैं वो किस केस में ज़्यादा होंगी, तो वो हम ऐसे एज सच नहीं कह सकते कि किस केस में, टाइप 1 एरर में या टाइप 2 पे रिपरकशंस ज़्यादा होंगी या कम होंगी. वो हम इस बेसिस पे बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि उसके लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो डाटा है वो किस तरह का है. तो रिलेटिव seriousness of the two errors depend upon the situation being handled. Okay, correct answer is option C. Next question, in a binomial distribution, if chances of getting success are 50% and we perform an exceedingly large number of trials, the distribution will look like. अब यहाँ पे तीन चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं. पहला, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है. दूसरा, चांसेस ऑफ गेटिंग सक्सेस आर 50%. जब हम प्रोबेबिलिटी करते हैं तो हम चांस ऑफ सक्सेस कि हमें कितने सक्सेस मिला और कितना फेलियर्स हमें मिला वो हम देखते हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज P रिप्रेजेंटेड बाय P एंड फेलियर रिप्रेजेंटेड बाय Q. तो दे आर सेइंग सक्सेस 50% है तो फेलियर भी 50% हुआ, यानी कि हाफ हो गया प्रोबेबिलिटी. और तीसरी चीज़, दे आर परफॉर्मिंग एक्सीडिंगली लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स, राइट. तो तीन चीज़ें यहाँ पे है. और फिर पूछ रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, नॉर्मल, पॉइजन, बाइनोमियल या फिर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा. तो सबसे पहले देखते हैं कि ये है क्या. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी है, ठीक है. इट्स अ डिस्क्रीट, यानी कि अलग अलग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देता है of happening of an event is same in all the trials, ठीक है, which is obtained when the probability P of happening of an event is same in all the trial. जैसे कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही इवेंट्स हो सकते हैं किसी भी एक ट्रायल में. जब भी आप एक बार ट्रायल कर रहे हो, 2 बार, 3 बार, 4 बार या 10 बार ट्रायल कर रहे हो, लेकिन उस ट्रायल में जो इवेंट अकर करेंगे दैट कैन बी 2. इवेंट का मतलब यहाँ पे है, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं हेड और टेल का. अगर आप कॉइन को टॉस कर रहे हो, दिस इज़ द वन टाइम आपने टॉस किया तो 1 ट्रायल हो गया, 2 टाइम टॉस किया तो 2 ट्रायल्स हो गए. तो ऑन टॉसिंग आपके पास मिलेगा क्या, आइदर यू विल गेट अ हेड और अ टेल. तो 2 ही इवेंट हो सके एक ट्रायल के अंदर. इस केस में n इज़ रिप्रेजेंटिंग द ट्रायल
how many times you have tried. R is representing the success, कि occurrence जो है उस event की क्या रही. अगर मुझे head का success rate देखना है तो occurrence of head in that particular trial क्या था. और failures means यानी कि head नहीं आया, कितनी बार head नहीं आया. तो number of n minus r, P is the probability of success and Q represents the probability of the failure. So this is the formula. अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो यू कैन यूज़ दिस फार्मूला. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकालना है तो वी यूज़ दिस फार्मूला. हालांकि ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही ज़्यादा आते हैं स्टैट्स के. अब आगे देखते हैं. आगे ये कह रहे हैं कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर बराबर है तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारी सिमेट्रिकल होगी, और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को हम नॉर्मल बोलते हैं. और अगर हमारा P जो है वो Q के बराबर नहीं है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज़ नॉट इक्वल, तो हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एसिमेट्रिक कहलाएगी. यानी कि हमारा जो है वो प्रॉपर ऐसे सिमेट्रिकल ग्राफ नहीं आ रहा. हमारा डाटा जो है वो वन टेल्ड होगा, एक तरफ को या तो आइदर स्क्यू टू द लेफ्ट होगा और स्क्यू टू द लेफ्ट और टू द राइट होगा. तो और इसका रीज़न क्या है. और एक ख़ास बात इसमें ये कि जब हम ट्रायल्स करते हैं तो हमें अपने ट्रायल्स को कम रखना है, फाइनाइट रखना है और स्मॉल रखना है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम ट्रायल करते जाएंगे तो हो सकता है बीच में कोई एरर आ जाए जिसकी वजह से हमारा रिज़ल्ट जो है वो वेरी करे. नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, पीछे चलते हैं. यहाँ पे इन्होंने हमें पूछा है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी. तो आप ये देखिए कि यहाँ पे गेटिंग द सक्सेस इज़ 50% है, यानी कि P जो है हमारा दैट इज़ फेलियर कितना हुआ, Q कितना हुआ, वो भी इक्वल्स टू 50 ही हुआ. तो हेयर P इज़ इक्वल्स टू Q, यानी कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक आएगा. सिमेट्रिक का मतलब है कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है. हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. रैंडम सैम्पलिंग मीन्स haphazard sampling, hodgepodge sampling, the sample wherein the enumerator makes use of his or her personal judgment, sampling which is governed by the rules and regulation of probability theory. तो haphazard sampling या hodgepodge sampling जैसा तो कुछ नहीं है, और ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि हम अपनी पर्सनल जजमेंट के बेस पे कभी भी सैम्पल को जो है चूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि वो जो स्टडी है वो एक तरफ को डाइवर्ट हो जाएगी, बायस स्टडी कहलाएगी. नेक्स्ट ऑप्शन है द सैम्पलिंग विच इज़ गवर्न्ड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी थ्योरी. दिस इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि किसी भी सैम्पल को रैंडम सैम्पलिंग में सैम्पल को रैंडम होने के लिए, फॉर अ सैम्पल टू बी रैंडम इन द सैम्पलिंग, it must have been selected in such a way that every element in the population had an equal opportunity of being included in the sample. अगर 100 लोगों का पॉपुलेशन है या 1000 लोगों का पॉपुलेशन है तो जितने भी पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन है, सभी का इक्वल प्रोबेबिलिटी है टू बी पिक्ड एज अ सैम्पल. द करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. For a normally distributed population, cumulative density has the shape of. तो normal distribution तो हमें पता ही है, P is equals to Q. और वो कह रहे हैं कि cumulative density का कैसा शेप आएगा. स्ट्रेट लाइन देगा वो ग्राफ में, इन्वर्टेड U देगा, सिग्मोइड या साइन वेव देगा. तो सबसे पहले तो cumulative density फंक्शन होता क्या है, ये हमें ये बताता है कि जो probabilities हैं, the probabilities of a random variable हैविंग वैल्यूज़ लेस देन और इक्वल्स टू x, कि जो भी रैंडम वेरिएबल हमने चूज़ किया है उसकी वैल्यू या तो बराबर आएगी मीन के या तो उससे कम होगी. साथ के साथ इट इज़ अ क्यूमुलेटिव फंक्शन. इसको क्यूमुलेटिव हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट सम्स द टोटल लाइकलीहुड अप टू दैट पॉइंट. उस वैल्यू तक का टोटल सम निकालता है, टोटल लाइकलीहुड हमें ये देता है, और इसकी वैल्यूज़ जो है वो हमें 0 to 1 के बीच ही मिलती है. और अगर हम प्लॉट करते हैं तो इट ऑलवेज गिव्स द सिग्मोइड कर्व इन केस ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो दिस इज द सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मोस्ट appropriate measure of dispersion when the data are contaminated by the outliers is.
अब देखो ये आउटलायर्स क्या हैं. सपोज आपके पास डाटा है, स्टार्ट कर रहा है, किसी के वेट का डाटा है. जैसे एक क्लास में 15 बच्चे हैं, 15 स्टूडेंट्स आते हैं और उनका जो वेट है मान लीजिए कि 25 से स्टार्ट होता है. 25 मिनिमम वैल्यू जो है, लोएस्ट वैल्यू जो है वो 25 है और मैक्सिमम जो है 35 तक जा रही है. लेकिन बीच में एक स्टूडेंट ऐसा आ गया, एक नया स्टूडेंट क्लास में ऐसा आ गया जिसका वेट 35 की जगह कितना है, 50 kg है या अबव 50 kg है. तो दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज द आउटलायर, बिकॉज बाकी सारा पॉपुलेशन ग्रुप जो है वो 25 से 30 के बीच में लाई कर रहा है. लेकिन एक स्टूडेंट जो है वो उसका एक्सट्रीम वैल्यू है, टुवर्ड्स द मैक्स भी हो सकता है और टुवर्ड्स द लोअर वैल्यू भी हो सकता है. तो सच काइंड ऑफ वैल्यूज इन अ डाटा इज कॉल्ड एज द आउटलायर. अब ये रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन क्या है. रेंज इज अ स्प्रेड ऑफ डाटा फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट वैल्यू इन द डिस्ट्रीब्यूशन. तो जो हमारी लोवेस्ट वैल्यू है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 25 और 35 का, कि वेट जो है 25 और 35 के बीच में लाया कर रहा है. तो दिस इज द रेंज, नॉर्मल रेंज, राइट. तो कोई भी डाटा है उसका लोवेस्ट और हाईएस्ट वैल्यू के बीच कितने से कितने का वेरी कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द रेंज ऑफ द डाटा. और द सिंपल मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी है, यानी कि हमारा जो डाटा है वो कितना वेरी कर रहा है, 10 kgs के बीच में वेरी कर रहा है, राइट. नेक्स्ट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन. It measures the absolute dispersion और variability of a distribution. Standard deviation जो है वो हमें absolute value बताता है कि हमारी जो actual में deviation है डाटा में, जो variation है डाटा में वो कितनी है, right. जितना कम small standard deviation होगा, जितना आपको standard deviation का value छोटा मिलेगा, it means आपके डाटा में उतनी ज़्यादा uniformity है, right. उतना ही यूनिफॉर्म आपका डाटा है, उतना ही होमोजीनियस आपके पास जो है वो सीरीज़ मिली है. और स्टैंडर्ड और सिमिलरली अगर ये ज़्यादा है वैल्यू, यानी कि आपका बहुत डाटा इधर उधर फ्लक्चुएट कर रहा है, एक मिड वैल्यू के आसपास नहीं है. नेक्स्ट इज़ मीन डेविएशन. मीन डेविएशन जो है वो हमें ये बताती है कि मीन वैल्यू से हमारा डाटा कितना डेविएट कर रहा है, कितना अलग जा रहा है. तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम एवरेज ले लेते हैं. इट इज़ इन द एवरेज ऑफ द मॉड्यूलस ऑफ द डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इन अ सीरीज टेकन फ्रॉम मीन और मीडियन और मोड. मान लीजिए आप वो 25 to 35 kg वाला जो डाटा है उसमें जो मीन वैल्यू जो है आपकी 30 आ रही है. तो 30 से हम सभी की वैल्यूज़ को माइनस करेंगे, 30 - 25, 30 - 26, जो भी अलग अलग वेट्स दे रखा होगा सबको सब्ट्रैक्ट करेंगे और उस डेविएशन का एवरेज हम कैलकुलेट करेंगे टू फाइंड आउट हाउ मच इज डाटा गेटिंग डेविएटेड फ्रॉम द मीन. नॉट ओनली फ्रॉम द मीन बट ऑल्सो फ्रॉम द अदर सेंट्रल टेंडेंसी वैल्यू, दैट इज द मीडियन एंड द मोड. नेक्स्ट इज क्वार्टाइल डेविएशन. क्वार्टाइल डेविएशन क्या है. क्वार्टाइल डेविएशन में हम अपने डाटा को 4 क्वार्टर्स में डिवाइड कर देते हैं. तो क्वार्टाइल डेविएशन में जब डिवाइड कर देते हैं तो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट क्वार्टाइल एंड द थर्ड क्वार्टाइल इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो इसमें एक्सट्रीम वैल्यूज़ को तो हम लेते ही नहीं है, क्योंकि हमने डाटा को ग्रुप्स में बांट दिया, शुरू का, बीच का, लास्ट का, हमने ऐसे उसको ग्रुप में बांट दिया और हमने वो जो मिडल वैल्यूज़ उस ग्रुप के बीच की थी हमने उनको पिक किया और कैलकुलेट कर लिया डेविएशन. तो इसमें हमने एक्सट्रीम वैल्यूज़ नहीं ली, हमने जो लोअर मोस्ट वैल्यू थी डाटा की वो भी नहीं ली और आउटर मोस्ट, हायर मोस्ट वैल्यू जो थी वो भी नहीं ली. तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द इंटर क्वार्टाइल रेंज. इसको हम इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि इन्होंने पूछा क्या है, डिस्पर्शन यानी कि वेरिएबिलिटी ऑफ डिस्पर्स यानी कितना वेरी कर रहा है आपका डाटा, और वो आउटलायर्स के साथ कंटेमिनेटेड है. तब आप कैसे निकालोगे डिस्पर्शन, कैसे कैलकुलेट करोगे. तो अगर आप मीन वाली वैल्यू लेते हो तो देखो 25 kg लोअर मोस्ट, अपर मोस्ट वैल्यू देख लो कितनी ज़्यादा, तो आपका कभी भी 30 के आसपास नहीं कहीं और ही डाटा जाएगा. सिमिलरली रेंज में भी लोअर और हाई वैल्यू इसमें भी डेविएट करेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन में भी आपका बहुत ज़्यादा अलग रिजल्ट आएगा. तो बेस्ट मेजर इज़ द क्वार्टाइल डेविएशन, क्योंकि इसमें हम लोअर और हाईएस्ट वैल्यू तो लेते ही नहीं, जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ है वो तो लेते ही नहीं हैं, वो हम कंसीडर ही नहीं करते हैं. तो आउटलायर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो जाते हैं इसमें से. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द नोबेल प्राइज वाज गिवन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर इट वाज स्टार्टेड in 1901.
नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड द पीरियोडिक टेबल? 10th क्लास में पढ़ा है हमने, इट वॉज इन्वेंटेड बाय द डिमिट्री मेंडलीव, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, राइट। नेक्स्ट इज हु इज नॉन एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स? तो यहाँ पे हम रदरफोर्ड को, अर्नस्ट रदरफोर्ड को कहते हैं फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। क्यों? क्योंकि he had work done under in his laboratory director established the nuclear structure of the atom। इन्होंने क्या क्या contribution दिया है? nuclear structure of the atom बताया है and the essential nature of radioactive decay as a nuclear process। तो इसीलिए इनको हम father of nuclear physics भी कहते हैं। next question, grass appear green because sky appears blue because? very common, most common questions usually ICMR ask। तो it is only because of the reflection। तो जो ग्रास है वो ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट करती है, इसीलिए ग्रीन दिखती है। स्काई हमें ब्लू दिखता है क्योंकि वो ब्लू कलर रिफ्लेक्ट करता है। हैवी फ्लड इन केरला दिस ईयर लेड टू द आउटब्रेक ऑफ विच? इनमें से कौन है? तो इसमें से है लेप्टोस्पायरोसिस। ये जो है जीनस लेप्टोस्पायरा से बिलोंग करता है। इट्स अ बैक्टीरिया and it gets spread through urine, soil और fresh water और infected animals। जब फ्लड आता है तो जो फ्रेश वाटर है वो मिक्सअप हो जाता है लोकल एरिया के साथ। वहाँ पे अगर कोई इन्फेक्टेड एनिमल है या इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग है, वो यूरिनेट कर रहे हैं, इट इज़ गेटिंग मिक्सड अप विद द वाटर विद द सॉयल एंड, और किसी तरीके से थ्रू ऑरल रूट वो ह्यूमन बॉडी में या कट और बाउंड्स जो बॉडी में प्रेजेंट हैं वहाँ से ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाता है एंड it cause leptospirosis disease। A molecule absorbs light of a particular wavelength and continues to emit light of a higher wavelength for a substantial time after excitation। The phenomena is called। यहाँ आपको 4 ऑप्शंस दे रखी हैं, चारों ही ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो पहले देख लेते हैं किसका क्या मतलब है। द फर्स्ट वन इज़ द फॉस्फोरेसेंस। ये एक तरीके का फोटोल्यूमिनेसेंस है, यानी कि लाइट एमिट करेगी। व्हेन सब्सटेंस इज एक्सपोज टू लाइट ऑफ अ शॉर्टर वेवलेंथ, यानी कि जो भी वो जो पार्टिकल है, जो भी सब्सटेंस हमारे पास है, अगर हम उसको शॉर्टर वेवलेंथ में एक्सपोज करते हैं देन अ फॉस्फोरेसेंट सब्सटेंस विल स्टार्ट ग्लोइंग। और जो लाइट वो इस समय एमिट करेगा, जो शॉर्टर वेवलेंथ आपने दिया उसको उसने एब्जॉर्ब किया, उस शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट को उसने एब्जॉर्ब किया, और फिर जो उसने ग्लो किया है यानी कि री एमिट करा जो लाइट को, इट इज़ ऑफ अ लॉन्गर वेवलेंथ। तो शॉर्टर, तो फॉस्फोरेसेंस में ये याद रखना है, शॉर्टर वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब करता है और लॉन्गर वेवलेंथ को वो री एमिट करता है। नेक्स्ट इज़ द फ्लोरेसेंस। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर तो हमारा फॉस्फोरेसेंस ही है। नेक्स्ट है फ्लोरेसेंस। क्या होता है? इसमें मटेरियल जो है वो एब्जॉर्ब तो करता है लाइट को बट डज नॉट इमीडिएटली री एमिट द रेडिएशन इट एब्जॉर्ब्स। इंस्टेड ये एब्जॉर्ब करेगा रेडिएशन एनर्जी को और री एमिट करेगा फॉर अ मच लॉन्गर टाइम आफ्टर द रेडिएशन सोर्सेज रिमूव। जब आप जो रेडिएशन सोर्स है उसको हटा देंगे उसके काफ़ी देर में वो लंबे समय तक, लॉन्गर टाइम तक, लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट को जो है वो री एमिट करता रहेगा। केमिल्यूमिनेसेंस क्या है? केमिल्यूमिनेसेंस में केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन की वजह से अगर कुछ लाइट एमिट प्रोड्यूस हो रहा है तो वो केमिल्यूमिनेसेंस है। नेचर में ये देखने को मिलता है, जो हमारे जुगनू होते हैं, जेली फिशेस होती हैं, उसमें ये हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज़ द शैंको रेडिएशन। ये क्या है? ये एक जैसे मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, इसमें क्या होता है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी वी कैन परसीव एज अ ब्लू ग्लो एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स that composes of atoms are moving at a speed faster than that of a light in a specific medium। क्या समझा रहे हैं कि जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स जैसे कि एटम्स हो गए जिसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, वो इतनी फास्ट, आप उन्हें इतनी फास्ट स्पीड से उन्हें मूव करवा रहे हो कि दे आर मूविंग इवन फास्टर देन द स्पीड ऑफ द लाइट। तो उस समय दे स्टार्ट ग्लोइंग। जब वो लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा फास्ट मूव करते हैं, दे स्टार्ट ग्लोइंग एंड दे गिव्स यू द ब्लू ग्लो, ब्लू कलर लाइट
तो दिस इज कॉल्ड एज द शेंकोव रेडिएशन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था फॉस्फोरेसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर बैग्स यूज फॉर द सेफ्टी ऑफ कार्स है ये, कार्स ड्राइवर्स इट कंटेन सोडियम अजाइड गैस। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है ICMR में, पहले भी आया था। नेक्स्ट इज द लाउडनेस ऑफ साउंड वेव्स इज डिटरमाइंड बाय इट्स फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेलोसिटी एंड एम्पलीट्यूड। तो लाउडनेस ऑफ साउंड हमें कैसे पता चलती है? देखो, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड हमें ये पता है, साउंड जो है वो वेव की फॉर्म में ही प्रोपेगेट करता है, वी नो दिस। तो जो वेव का क्या होता है, वेव में फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ और उसका एम्पलीट्यूड होता है, वो तीनों ही हमें क्या बताते हैं? एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड हमें लाउडनेस बताता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हमें पिच ऑफ द साउंड बताता है, और वेवलेंथ ऑफ साउंड से हमें ये पता चलता है कि हाउ फार अ साउंड कैन ट्रैवल। रेड लाइट इज यूज्ड फॉर सिग्नल्स बिकॉज इट हैज़ लॉन्गर वेवलेंथ। सिंपल एंड मोस्ट कॉमन क्वेश्चन यूजुअली पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम्स में। तो रेड लाइट इसीलिए यूज़ करती है क्योंकि वो उसकी लॉन्ग वेवलेंथ होती है और वो काफ़ी लंबे डिस्टेंस तक फ्रिक्वेंटली ट्रैवल कर जाती है। तो आप काफ़ी दूर भी खड़े हो तो उसका जो विजिबिलिटी है वो बेटर होगा एज़ कम्पेयर टू द अदर कलर्स ऑफ द लाइट। नेक्स्ट, वेंटूरीमीटर इज़ यूज टू मेजर फ्लूइड प्रेशर, फ्लूइड स्पीड, फ्लूइड डेंसिटी एंड फ्लूइड टेम्परेचर। लेट्स सी। तो फ्लूइड प्रेशर हम मैनोमीटर से मेजर करते हैं, फ्लूइड स्पीड को के लिए हम वेंटूरीमीटर यूज़ करते हैं, तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पे बी होगा। फ्लूइड डेंसिटी के लिए हमें हाइड्रोमीटर यूज़ करते हैं और फ्लूइड टेम्परेचर के लिए हम नॉर्मल ग्लास थर्मामीटर ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग दिमित्री इवानोव्स्की पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे इन्होंने आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पिक करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं वो है कि अ रशियन बॉटनिस्ट हैज़ बीन क्रेडिटेड एज वन ऑफ द फर्स्ट डिस्कवरीज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। क्या इन्होंने किया था ऐसा कुछ काम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे? दिमित्री इवानोव्स्की। He investigated a tobacco plant disease which was transmissible and caused an agent extremely small such that it could pass through chambral and filters. तो yes, ये इन्होंने किया था and he gave the concept of quantation fixum, right? and also इन्होंने yellow pigment of plant जो है उसके ऊपर काम किया है। This is also the correct option. तो जो रॉन्ग ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को लेके इन्होंने वायरसेस के स्ट्रक्चर पे कोई काम नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल फॉर एलिफेंट अनवेल्ड ऑन 17th November 2018? इट इज़ इन द मथुरा यूपी। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल पॉलीमर इन द पेपर? अगेन द सिंपल वन, सेलुलोज इज़ द करेक्ट आंसर। What is chemical used to make toothpaste white? क्या है वो केमिकल? कैल्शियम कार्बोनेट? क्या कैल्शियम क्लोराइड? नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं। अक्सर ये कैल्शियम वाली ऑप्शंस कंफ्यूज करेंगी, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टाइटेनियम ऑक्साइड। हम टूथपेस्ट में यूज़ करते हैं फॉर द वाइटनिंग ऑफ द। नेक्स्ट, विच वाइटामिन इज ओनली फाउंड इन एनिमल प्रोडक्ट्स? दैट इज द विटामिन B12। अगर आपसे कोई पूछता है फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स तो उसमें भी करेक्ट आंसर होगा विटामिन B12। नेक्स्ट इज विच मेटल इज जनरली यूज इन द मेकिंग ऑफ माइक्रोचिप्स? तो चिप्स जब भी बनती हैं तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? सिलिकॉन यूज़ करते हैं। विच डिसीज हैज़ बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड? कौन सा है? दैट इज द स्मॉल पॉक्स। इट हैज़ बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। What is known as the gold particle? इनमें से किसको हम एज अ गोल्ड पार्टिकल जानते हैं? करेक्ट आंसर इज हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन क्या है? देखिए, जैसे मैग्नेटिक फील्ड होती है वैसे एक तरह की फील्ड होती है हिग्स फील्ड। उसमें पार्टिकल फिजिक्स का कंसेप्ट है ये। तो जो एलिमेंट्री पार्टिकल है, इट इज़ एन एलिमेंट्री पार्टिकल इन द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द क्वांटम एक्साइटेशन ऑफ द हिग्स फील्ड। तो हिग्स फील्ड में कुछ क्वांटम एक्साइटेशन होता है जिसमें ये एक स्टैंडर्ड पार्टिकल जनरेट करता है जिसको हम हिग्स बोसॉन कहते हैं, एंड कॉमनली इट इज कॉल्ड एज द
gold particle. Question number 49. Which one of the following metal pollutes the air of a city having a large number of automobiles? तो किसी सिटी में अगर large number of automobiles हैं तो इसका क्या मतलब है कि obviously जो फ्यूल ऑटोमोबाइल्स में यूज़ हो रहा है उसके कंबस्टन से जो पॉल्यूटेंट्स रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है, उन्हीं की बात यहाँ हो रही है. तो जो फ्यूल्स हम यूज़ करते हैं उसमें जो इन सब में से जो कॉमन है, मोस्ट कॉमन इज़ द लेड. लेड जो है वो सबसे पहली बार गैसोलीन में ऐड किया गया था इन 1920s, राइट. तो दिस रीज़न, द रीज़न क्या है इसके पीछे, क्योंकि ये एज अ एंटी नॉक एजेंट काम करता है. ये हमारे इंजन की, जो व्हीकल का इंजन है उसकी एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ कर देता है. अब जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें इंजन जो है वो स्मूथली काम करते हैं, क्लंकी नहीं रहते हैं. लेकिन बाद में, शुरू में तो ये यूज़ होता था, लेकिन लेटर इट हैज़ बीन डिस्कवर्ड दैट इट इज़ अ टॉक्सिक पॉल्यूटेंट, जो अभी भी है और इसका यूज़ काफ़ी हद तक कम कर दिया गया है. तो द करेक्ट आंसर इज़ द लेड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 50. हु परफॉर्म द वर्ल्ड्स फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट? तो इसका श्रेय जो जाता है वो जाता है क्रिश्चियन बर्नार्ड को. क्रिश्चियन बर्नार्ड ने 3 दिसंबर 1967 को क्या किया था, हैज़ ट्रांसप्लांटेड अ हार्ट फ्रॉम 25-year old वुमेन जो कि फैटली इंजर्ड थी इन अ कार एक्सीडेंट इन टू अ लेविस, जो कि 53-year old साउथ अफ्रीकन ग्रॉसर था जो कि क्रॉनिक हार्ट डिसीज से मर रहा था. तो उसको बचाने के लिए 25-year old वुमेन का हार्ट उसके अंदर ट्रांसप्लांट किया था. तो इसका श्रेय जो है वो क्रिश्चियन बर्नार्ड को जाता है. So these questions are up to question number 50. Thank you for watching Vigyan Talkies, and for more such questions you can watch the next video which contain the question from question number 51 to 75. Thank you.